नमस्कार, जय श्री राम। राघव क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी परीक्षा की दृष्टि से हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग के चैप्टर बाल गोविंद भगत का जो सारांश है और उसके जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से जो क्वेश्चन हैं वो सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो बाल गोविंद भगत है इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और इस पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, वो जो बाल गोविंद भगत जी हैं उनके व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि जो बाल गोविंद भगत जी का व्यक्तित्व है वो है ही ऐसा कि वो हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर ले। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो किस प्रकार से गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन जीते हैं, और उनकी इसी विशेषता के कारण उनका जो व्यक्तित्व है सभी को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। तो अब हम अपना जो सारांश है उसको पॉइंट वाइज जो हमने बनाए हुए हैं उसके अनुसार शुरू करते हैं। और यदि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षा में आने वाला कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप सहजता से नहीं दे पाओ। भाई, गारंटी इतनी है कि आप हमारा पूरा वीडियो अवश्य देखना। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। तो हम अब जो सारांश है उसको स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत जी का गृहस्थ जीवन। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका गृहस्थ जीवन कैसा था, उनके परिवार में कौन कौन था। तो परिवार में पत्नी, पुत्र और पतोहू, पुत्रवधू। पतोहू का मतलब होता है पुत्रवधू। तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जी एक गृहस्थ थे और उनका भरा पूरा परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी, पुत्र और पतोहू यानी पुत्रवधू थी। पर बच्चों, जब बाल गोविंद भगत के चरित्र को रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिख रहे हैं उस समय तक उनकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और अब उनके परिवार में उनका पुत्र और पतोहू साथ रहती हैं। थोड़ी खेतीबाड़ी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी बाल गोविंद भगत जी के पास थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और एक उनका साफ सुथरा यानी अच्छा मकान भी था। साधु की परिभाषाओं में खरा उतरने वाला गृहस्थ जीवन जो बाल गोविंद भगत जी थे, उनका जीवन वास्तविकता में था तो गृहस्थ, पर वो गृहस्थ रूप में सन्यासी थे, क्योंकि जिस प्रकार जो सन्यासी का आचरण होता है, संसार की भौतिकताओं से दूर रहना, वो सारी बातें ही बाल गोविंद भगत जी के चरित्र में थीं या उनके जीवन में थीं, और वही बातें उनको गृहस्थ रूप में भी सन्यासी बनाती थी। और इसी बात की तरफ जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो अपना इशारा कर रहे हैं। कबीरदास जी को अपना भगवान मानते थे और उन्हीं के पदों को गाते थे। यानी जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी बता रहे हैं बाल गोविंद भगत जी थे वो कबीरदास जी को अपना भगवान मानते और उन्हीं के रचे हुए जो पद होते थे उनका गायन करते रहते थे। कबीरपंथी मठ में फसल को भेंट रूप में चढ़ाना और प्रसाद रूप से अपनी गृहस्थी चलाना। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे अपनी थोड़ी सी खेतीबाड़ी में जो कुछ भी फसल उत्पन्न करते वो उसको अपने सर पर लाद कर अपने खेत से 4 कोस दूर यानी लगभग 12 किलोमीटर दूर एक कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ अपनी पूरी फसल को उस मंदिर के पुजारी को सुपुर्द कर देते और वो पुजारी उस फसल में से एक हिस्सा राख करके बाकी की फसल उनको प्रसाद रूप में दे देता, और जो बाल गोविंद भगत जी होते थे वो उसी प्रसाद रूपी फसल से ही अपनी गृहस्थी चलाते थे। तो बच्चों, उनकी जो ये विशेषता है कि अपनी सारी फसल को कबीर जी को समर्पित कर देना और उसमें से जो बचे उससे अपनी गृहस्थी चलाना, ऐसा कोई गृहस्थ नहीं बल्कि सन्यासी विचारों वाला व्यक्ति ही कर सकता है। बाल गोविंद भगत जी की शारीरिक विशेषताएं एवं वेशभूषा। आगे जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं उन्होंने बाल गोविंद भगत जी की शारीरिक वेशभूषा और अन्य शारीरिक विशेषताओं का वर्णन किया है, और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी आते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की शारीरिक वेशभूषा और उनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको ये सारे पॉइंट जो हमारे लिखे हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। मंझोला कद और गोरा रंग। जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका जो कद था वो मंझोला था। मंझोला का मतलब होता है उनकी हाइट मध्यम थी और उनका जो रंग था वो गोरा था, यानी उनका रंग भी साफ था। सन्यासियों की तरह लंबी दाढ़ी व जटाजूट नहीं रखना। जो बाल गोविंद भगत जी थे वो सन्यासियों की तरह
लंबी दाढ़ी और जटाजूट नहीं रखते थे, वो सामान्य ही बालों में रहते थे। उम्र लगभग 60 साल, सिर व दाढ़ी के पके हुए बाल अर्थात सफ़ेद बालों के द्वारा अनुमानित। रामवृक्ष बेनीपुरी जी उनकी उम्र के बारे में बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जी की जो उम्र थी वो लगभग 60 साल के लगभग होगी। अब वो किस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं था जिसमें से वो उम्र बता रहे हैं। वो उनके सर के पके हुए बाल होने का मतलब होता है बालों का सफ़ेद होना, उनके द्वारा ही उनकी उम्र का अनुमान लगा रहे हैं। आगे उनकी वेशभूषा का वर्णन किया गया है। वस्त्र कमर में लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की तरह कनपट्टी टोपी। जो बाल गोविंद भगत जी थे वो साधुओं की तरह बिल्कुल कम वस्त्र पहनते थे। जिस प्रकार हमारे साधु होते हैं कमर में लंगोटी मात्र पहनते हैं, उसी तरह बाल गोविंद भगत जी भी अपनी कमर में लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। कनपट्टी टोपी में क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो टोपी होती है वो फटी हुई होती है और ज़्यादातर ऐसी टोपी कबीरदास जी के अनुयायी ही पहनते हैं। सर्दियों के दिनों में काली कमली अतिरिक्त ओढ़ने के लिए, यानी जो बाल गोविंद भगत जी होते थे जब सर्दी का मौसम आता था तो सर्दी से बचाव के लिए एक अतिरिक्त वस्त्र और अपने साथ रखते थे। वो अतिरिक्त वस्त्र थी उनकी काली कमली। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सर्दियों के मौसम में जो बाल गोविंद भगत जी थे वो अतिरिक्त वस्त्र के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे, काली कमली, लाल कमली, पीली कमली। तो आपको ध्यान देना है काली कमली। मस्तक पर रामानंदी चंदन और तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, यानी जो बाल गोविंद भगत जी थे अपने मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे। रामानंदी चंदन की विशेषता होती है वो हमारे नाक के इस भाग से शुरू होता है और लगभग सर के मध्य तक जाता है। वो ऐसा ही रामानंदी चंदन लगाते और अपने गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल का मतलब होता है भारी, और जो देखने पर भी अच्छी नहीं लगती थी, और अपने हाथों से बनाई हुई माला पहनते थे जो उनकी जो शोभा थी या जो उनके जो शरीर था उसमें जचती भी नहीं थी। आगे बाल गोविंद भगत जी की चारित्रिक विशेषताएं, यहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा कि बाल गोविंद भगत जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी उनके चरित्र यानी व्यवहार से संबंधित विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कबीर जी के आदेशों पर चलना, यानी जो बाल गोविंद भगत जी थे वो कबीरदास जी के जो आदेश थे उनके द्वारा जो बनाए हुए नियम थे उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीते थे और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन करते। झूठ नहीं बोलना और छल कपट से रहित जीवन। जो बाल गोविंद भगत जी थे वो अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते थे और छल कपट, यानी जो संसार का नियम है छल कपट करना, प्रपंच करना और अपने जीवन को बढ़ाते रहना, वो सारे कार्य बाल गोविंद भगत जी नहीं करते थे। स्पष्टवादी और खराब व्यवहार करना। जो बाल गोविंद भगत जी थे वो स्पष्टवादी थे। स्पष्टवादी का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, यानी किसी के सामने उसकी बुराई करने में यदि वो बुरा है तो वो संकोच नहीं करते थे। वो जैसा व्यक्ति है उसके बारे में वैसी ही बातें स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के कह देते थे। किसी से भी झगड़ा नहीं करते, बिना पूछे किसी की वस्तु को उपयोग में नहीं लाते। जब बच्चों हम गृहस्थ में प्रवेश करेंगे या हम अपने आसपास देखते हैं कि गृहस्थ चलाना बहुत कठिन काम है, इसमें हमें आपसी सहयोग की जो आवश्यकता है वो पड़ती ही पड़ती है, परंतु बाल गोविंद भगत जी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका जो आचरण था वो पूरी तरह से सन्यासियों की तरह था। जिस प्रकार जो सन्यासी होते हैं अपने जीवन में सीमित संसाधनों के द्वारा ही अपना जीवन जी लेते हैं, उसी तरह बाल गोविंद भगत जी भी थे। ये भी अपने घर में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे, ना कि ये किसी और से मांगने में विश्वास करते थे। खेतों में काम करने वाले लोगों पर बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू। तो बच्चों अब हम चर्चा करेंगे जो बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी के पदों को गाते थे, तो उन पदों को गाते समय लोगों पर जो उनके संगीत है या उनके पदों का जो गायन का तरीका है उसका जादू किस प्रकार चढ़ता था। बाल गोविंद जी के संगीत को सुनकर बच्चे धान के खेतों में उछल कूद करने लग जाते थे। जब बाल गोविंद भगत जी अपने पूरे शरीर को लेथेड़े हुए कीचड़ में अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे होते और लगातार अपने मुख से जो कबीरदास जी के पद हैं उनको तेज आवाज़ में दोहराते, तो खेतों पर जो बच्चे होते थे वो किलकारियाँ करने लग जाते और उछल कूद करने लग जाते थे। कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी औरतों के ओठों का कंपित होना। और जो औरतें कलेवा लेकर, कलेवा का मतलब होता है प्रातः काल का भोजन या नाश्ता। अब बच्चों क्या होता था गाँव में कि जो पुरुष होते थे वो तो प्रातःकाल जल्दी ही खेतों पर काम के लिए निकल जाते थे, और जो औरतें होती थीं वो घर के अन्य कामों में लगी रहती थीं और उन कामों को करने के बाद ही खेत पर जाती थीं। तो वो थोड़ी लेट हो जाती थी, तो वो
पुरुषों के लिए कलेवा यानी नाश्ता लेके जाती हैं, तो वो इंतज़ार करती हैं पुरुषों के वापस आने का और उनके भोजन का। जैसे ही जब वो मेड़ पे बैठी रहती, उनको बाल गोविंद भगत जी का जो संगीत सुनाई देता, तो उनके होठ भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत था उसके साथ साथ स्वयं ही कंपित हो जाते हैं, यानी उन पर भी जो बाल गोविंद भगत जी का संगीत था उसका जादू चढ़ने लग जाता। हलवाओं के पैर, हलवाई का मतलब होता है हल चलाने वाले या जुताई करने वाले जो पुरुष होते थे, उनके पैर भी जो बाल गोविंद भगत जी का संगीत है उसके ताल और उसकी लय के अनुसार ही उठने लगते। धान की पौध लगाने वाले लोगों के हाथों की उंगलियां भी विशेष क्रम में चलने लग जाती थीं, और जो लोग धान की रुपाई करते थे उनके हाथों की उंगलियां भी एक विशेष क्रम में चलती थीं, यानी संगीत उनके गाने की लय के अनुसार ही वो उंगलियां काम करती थीं। बाल गोविंद भगत जी के नित्य कर्म और प्रभातियाँ। बच्चों, प्रभातियों के यहाँ दो अर्थ होते हैं। एक तो प्रभातियों का मतलब होता है गांव की प्रातःकालीन परिक्रमा, और दूसरा प्रभातियों का अर्थ होता है सुबह यानी प्रभात के समय गाए जाने वाले भजन। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका नित्य क्रम कैसा था, वो रोजाना क्या करते थे, उनकी प्रातःकालीन दिनचर्या क्या थी, उसके बारे में जो रामवृक्ष बिनुपुरी जी हैं उन्होंने वर्णन करा है। बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलती थी। तो बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गोविंद भगत जी की जो प्रभातियाँ हैं वो कब से कब तक चलती थी। तो आपको ध्यान रखना है कार्तिक से लेकर के फागुन। प्रातः जल्दी उठना व घर से 2 मील दूर नदी पर स्नान हेतु जाना, ये उनका रोज का नियम था कि वो जब सारा गांव सोया हुआ रहता था तभी जल्दी उठ जाते और अपने गांव से 2 मील यानी लगभग 3.5 किलोमीटर दूर पैदल जाते, नदी पर स्नान करते और वापस लौटते। स्नान करके लौटने पर गांव के बाहर तालाब के ऊंचे चबूतरे पर खंजरी वाद्य यंत्र के साथ कबीर के पदों का गायन करते। यहाँ बच्चों एक वाद्य यंत्र का नाम आया है खंजरी। खंजरी में क्या होता है, लकड़ी के 2 सिरों के बीच में कुछ धातु की गोल छड़ें फंसा दी जाती हैं, और जब उनको बजाते हैं या हिलाते हैं तो वो एक अच्छी लय निकालते हैं, और उसी को बाल गोविंद भगत जी अपने जो संगीत है वो गायन करते थे उसके साथ साथ बजाते थे। माघ महीने की हाड़ कपाने वाली सर्दी और बाल गोविंद भगत जी का संगीत, यानी जब सर्दी अपने चरम पर होती थी उस समय भी जो बाल गोविंद भगत जी थे वो अपनी संगीत साधना में पूरी तरह से डूबे हुए रहते थे। भयंकर सर्दी और चारों तरफ कुहासा छाया होना। तो बच्चों, जो गांव का पूरा वातावरण है वो पूरी तरह से ओस की बूंदों यानी कोहरे से ढका हुआ है, और जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो उस तालाब के चबूतरे पर बैठकर जो कबीरदास जी के पद हैं वो दोहराते जा रहे हैं, उनका गायन करते जा रहे हैं। और इस समय जो सारा गांव है उस ठंडी की वजह से जो अपनी रजाइयां हैं उनमें सोया हुआ है। संगीत साधना से जो भगत जी हैं उनके मस्तक पर श्रम बिंदु का मतलब होता है पसीने की जो बूंदें हैं वो निकल आती हैं। बाल गोविंद भगत और उनकी मित्र मंडली। गर्मियों की उमस भरी रातें और घर के आंगन में बाल गोविंद भगत और उनकी मित्र मंडली करताल और खंजरी दोनों वाद्य यंत्र हैं, इनको बजाते हुए कबीरदास जी के पदों का गायन करते हैं। तो बच्चों, क्या होता था, जो बाल गोविंद भगत जी के संगीत के प्रेमी लोग थे उस गांव में, वो सारे लोग शाम के समय उनके घर पर इकट्ठा हो जाते और सामूहिक रूप से जो कबीरदास जी हैं उनके पदों का गायन करते थे। और उस गायन में वो 2 वाद्य यंत्रों, करताल जो आपने नारद जी के हाथ में देखा होगा जिसमें वो नारायण नारायण करते रहते हैं, वो बजाते थे। संगीत में इतना मग्न हो जाना कि तन की सुध भूल जाते और तन पर मन हावी हो जाता, यानी बाल गोविंद भगत जी और उनकी मित्र मंडली संगीत साधना में इतने उत्तेजित हो जाते कि उनको अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती, यानी वो शरीर की सुध भूल करके अपने मन को पूरी तरह संगीत को समर्पित कर देते। पदों के गायन एवं नाच की वजह से सारे आंगन का संगीत से भर जाना। तो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बाल गोविंद भगत जी का जो आंगन था वो संगीत से किस प्रकार भर जाता था या क्यों भर जाता था। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब बाल गोविंद भगत जी अपनी मित्र मंडली के साथ कबीर जी के पदों का गायन करते तो उस गायन में वो इतने तल्लीन हो जाते कि अपने तन की सुध भूल करके उनके तन पर उनका मन हावी हो जाता, जिसके प्रभाव स्वरूप उनका जो आंगन था वो पूरी तरह से संगीत में हो जाता था। बाल गोविंद भगत का पुत्र और
पतोहू। बच्चों उनका एकमात्र पुत्र था और उनकी एक पुत्र वधू भी थे। बाल गोविंद भगत जी के पुत्र के बारे में जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो बता रहे हैं कि कमज़ोर और बोदासा था। बाल गोविंद भगत के अनुसार समाज में ज़्यादा देखभाल का हकदार। तो जो बाल गोविंद भगत जी का पुत्र था वो कमज़ोर था, बोदासा था और एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित, यानी ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज भी नहीं था, वो ग्रस्त था। अब बाल गोविंद भगत जी के अनुसार समाज में ज़्यादा देखभाल का हकदार था। तो बाल गोविंद भगत जी के अनुसार समाज में ज़्यादा देखभाल का हकदार कौन होता है या कैसे लोग होते हैं? तो बच्चों बाल गोविंद भगत जी के अनुसार समाज में ज़्यादा देखभाल के हकदार वो लोग होते हैं जो थोड़े कमज़ोर और दुर्बल होते हैं, जिनका लोग शोषण कर सकने की क्षमता रखते हैं। आगे उनकी पतोहू के बारे में जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो बता रहे हैं कि उनकी पतोहू सुभग, सुशील और सेवा भावी। सेवा भावी का मतलब होता है सेवा करने वाली, यानी उनकी जो पुत्र वधू थी पति और ससुर की पूरी तरह से देखभाल करने के प्रति समर्पित थी। घर की प्रबंधिका, जिसके कारण बाल गोविंद भगत घर के कामों से भी बहुत हद तक मुक्त हो गए। यानी जो उनकी पुत्र वधू थी वो घर की प्रबंधिका, प्रबंधिका का मतलब होता है घर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको ठीक से संचालित करने वाली थी। अब जब उनकी पतोहू घर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक से संचालित करने लग गई तो जो बाल गोविंद भगत हैं जो अब तक अपना कुछ समय अपनी गृहस्थी के लिए निकालते थे, अब उनका वो समय भी नहीं जाता और उनको अधिक संगीत साधना के लिए समय मिल जाता। इकलौते बेटे की मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाना, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों मनाया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पुत्र की लाश घर के आंगन में रखी है और उस पर कुछ फूल बिखेर रखे हैं। बेटे की लाश के समीप ही रोज की तरह पूरी तल्लीनता से कबीर के पदों का गायन वो करते रहे। तो बच्चों यहाँ जो लाइन है, बेटे की लाश के समीप ही रोज की तरह पूरी तल्लीनता से कबीर के पदों का गायन करना, ये जो विशेषता है उनको गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी बनाती है। क्योंकि बच्चों उस संसार में ऐसे गृहस्थ देखने को नहीं मिलेंगे जिनका एकमात्र पुत्र हो और उसकी मृत्यु हो जाए और फिर भी वह रोज की तरह अपने कामों को करें, और कामों को ही नहीं करें बल्कि संगीत साधना करें। तो ऐसा तो कोई बिरला सन्यासी ही कर सकता है। और इसी के कारण जो हमारे लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उन्होंने उनको गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी की संज्ञा दी है। पतोहू को पति की मृत्यु पर वो उत्सव मनाने की कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो शरीर है जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा परमात्मा के पास जाती है, और आत्मा का परमात्मा से मिलना दुख की बात नहीं बल्कि उत्सव यानी प्रसन्नता की बात है। रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर व्यवहार। अब जो बाल गोविंद भगत जी थे वो रूढ़िवादी परंपरा यानी ऐसी परंपराओं के खिलाफ थे जो हमारे समाज में गलत थी। उन्हीं में से थी बेटे के क्रियाक्रम स्वयं ना करके पतोहू द्वारा पुत्र को तूल दिलवाना। तो उन्होंने क्या करा था, अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसकी चिता को आग उसकी पत्नी के द्वारा ही दिलवाई थी। जबकि हमारे समाज में सामान्य व्यवहार है कि किसी की मृत्यु पर या तो उसका आग उसका पिता देगा या उसका पुत्र देगा, परंतु बाल गोविंद भगत जी ने संसार के इस आचरण के खिलाफ जाकर पुत्र वधू के द्वारा ही पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई। तूल दिलवाना का मतलब होता है चिता को आग दिलवाना। श्राद्ध क्रम पूरा होते ही पतोहू पुत्र वधू के भाई को बुलाना तथा उसे आदेश देना कि आप इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। यानी उस समय भी विधवा विवाह को अपनाना उनके प्रगतिशील विचारों को दिखाता है, क्योंकि उस समय समाज में यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसे अपना पूरा जीवन उसी विधवापन यानी वैधव्य में गुजारना पड़ता था, जो कि बाल गोविंद भगत जी के अनुसार सही नहीं था। बाल गोविंद भगत का नेम धर्म और उनकी मृत्यु। अब क्या होता है बच्चों, जब लास्ट में बाल गोविंद भगत परिवार में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है, उनके पुत्र की मृत्यु एक अज्ञात बीमारी की वजह से हो चुकी है, और उन्होंने अपनी जो पतोहू थी उसको उसके भाई के साथ उसके गांव भेज दिया है। अब वो अकेले हैं, परंतु अकेले होने पर भी उन्होंने अपने वो नित्य कर्म या जो नेम धर्म थे जो वो हर वर्ष और हर दिन करते थे उनको नहीं छोड़ा। तो एक नेम धर्म था उनका साल में एक बार अपने गांव से 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए जाना। तो वो वृद्ध होने पर भी इस कर्म को निभा रहे हैं। अब इस समय उनका जो शरीर है वो भी उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो क्या करते थे कि अपने गांव से 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए जाते
और घर से ही एक बार खाना खाकर चलते, और रास्ते में जो भंडारे होते थे उसमें वो नहीं खाते थे, पानी मात्र पीते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि सन्यासी है तो वो किसी का क्यों खाए, और यदि गृहस्थ है तो कमा के खाए। अपने इसी विचार के कारण वो घर से खाकर चलते और 4-5 दिनों की अपनी यात्रा में घर पर आकर ही खाते थे। इस कारण उनका जो शरीर था वो भी दुर्बल कमज़ोर हो गया था, वो भी बीमार रहने लग गए। एक दिन शाम के समय वो कबीरदास जी के पदों को गा करके सोए। जब प्रातःकाल उन्होंने कबीरदास जी के पदों का गायन नहीं किया तो लोगों को संदेह हुआ, क्योंकि जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका नित्य यही काम था, वो प्रातःकाल ही कबीरदास जी के पदों को दोहरान करते हैं। तो लोगों को शंका हुई। जब उन्होंने घर पर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी अपने घर के जो आंगन है उसमें मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, यानी जो आत्मा है वो अपने परमात्मा से मिल गए। तो बच्चों, आपको जो हमारा जो सारांश है पॉइंटों के द्वारा कैसा लगा? यदि आपको हमारा जो सारांश है पढ़ाने का तरीका है अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।